जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपीएसआई के सिलेबस में राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रस्तावना उद्देशिका हमारी है, जो हमारे सिलेबस में है यूपीएसआई के, उसके संदर्भ में उसके संदर्भ में अध्ययन किया जाएगा। देखेंगे उद्देशिका क्या होती है और प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है और प्रस्तावना किसे कहते हैं, और प्रस्तावना सर्वप्रथम संविधान सभा के द्वारा किन संविधान सभा के सदस्य ने इसको तैयार किया और संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया। तिथियां देखेंगे, प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, इसके एलिमेंट्स देखेंगे क्या क्या है। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि प्रस्तावना उसे कहते हैं, जैसे आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, सर्वप्रथम उसकी एक भूमिका होती है, स्टार्टिंग में ही भूमिका लिख दी जाती है। तो प्रस्तावना के ही भूमिका कहते हैं, जो क्या होता है उसका नाम है विषय वस्तु का सार होता है। ठीक इसी प्रकार से संविधान सभा में हमारे संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख किया गया, और उस प्रस्तावना में ऐसा कहा माना जाता है, उस प्रस्तावना को ही परिचय पत्र भी कहते हैं, भूमिका कहते हैं कि पूरी संविधान सभा में क्या उद्देश्य है, क्या इसके महत्व हैं, सारी चीज़ें आपको उसी प्रस्तावना मिल जाएगी। आप पूरी पॉलिटी ना पढ़ के, पूरी राजव्यवस्था ना पढ़ के, केवल आप उद्देश्य का ही पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का संविधान की प्रकृति क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति समझ जाएगी। जैसा कि सर्वप्रथम अमेरिका ने अपने संविधान में उद्देशिका को सम्मिलित किया था, इसी के उपरांत विभिन्न देशों ने भी अपने संविधान में उद्देशिका को, प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। उसमें से भारत भी एक है। और प्रस्तावना की क्या बोलते हैं, प्रस्तावना की बोलते हैं कि प्रस्तावना ही क्या होती है, भूमिका होती है। इसी में पूरे संविधान का क्या होता है, सार होता है, संविधान का सार होता है। इसीलिए प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ एम पाल्की-वाल्गन ने भी कहा था कि प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं, संविधान का परिचय पत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ एक कोट है, यहाँ है, संविधान का परिचय पत्र कहा है, किसने कहा है, आप याद रखिएगा, प्रख्यात न्यायविद हैं और संविधान सभा विशेषज्ञ भी रह चुके हैं, एम पाल्की-वाला ने कहा कि संविधान, पूरी भारतीय संविधान को ना पढ़ के आप केवल प्रस्तावना की पढ़ लेंगे तो पूरी भारतीय संविधान की प्रकृति आपको समझ में आ जाएगी। जैसा कि आप लोग विद्यालय में पढ़ते रहे होंगे तो आपके पास एक परिचय पत्र रहा होगा, जिसे आइडेंटिटी कार्ड वही बोलते हैं। इसे का नाम है, ये दर्शाता है, परिचय पत्र ये दर्शाता है कि अमुक जो आपको बैकग्राउंड किया है, आपके अभिभावक कौन है, आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपके पूरे आधारभूत संरचना का परिचय समझ में आ जाता है। कोई व्यक्ति आपको परिचय पत्र देख ले तो वो समझ में जाएगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका आधार क्या है। ठीक इसी प्रकार से भारतीय संविधान में प्रस्तावना को प्रख्यात विशेषज्ञ संविधान सभा के एम पाल्की-वाल्गन ने भी संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। आप यहाँ तक समझिए। एक और व्यक्ति थे, एक और न्यायविद थे, संविधान के विशेषज्ञ थे, जिनका नाम अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावना जो हमारी है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यहाँ देखिएगा, एक कोट्स आप लोग याद रखिएगा, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी
अय्यर, कृष्णस्वामी अय्यर, कृष्णस्वामी अय्यर। ये आप याद रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना क्या है? हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा? ये कोर्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको याद रखना होगा कि संविधान की प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना जो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा है। किसको कहा है? उद्देशिका को, प्रस्तावना को, याद रखिएगा। और संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है प्रस्तावना को? तो एम.एन. पालकीवाला ने, एम.एन. पालकीवाला ने। अब हम देखेंगे कि हम प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के तत्व कौन से हैं, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे कि यहाँ पे कि ऊपर में लिखा है, ऊपर में एक लाइन, आपको हम पूरी प्रस्तावना यहाँ लिख दिए हैं, प्रस्तावना एक लिखे हैं, प्रस्तावना आप लोग पढ़िएगा। इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को तीन प्रकार की स्वतंत्रता की बात, तीन प्रकार के न्याय की बात की है। न्याय आप देखेंगे यहाँ लिखा होगा तीन प्रकार का न्याय। न्याय कैसा होगा? न्याय होगा आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसी के आगे लिखा 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। कितने? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। उसमें क्या हुआ? विचार अभिव्यक्त, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समता की बात की है। 2 प्रकार की समता की बात की। यहाँ देखिएगा 3 प्रकार के आपको याद रखिएगा। समाजवादी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, यहाँ लिख लीजिएगा। यहाँ पूरा लोकतंत्र लिख दिया है गया है, जो कि है लोकतंत्रात्मक होगा, लोकतंत्रात्मक होगा। इस शब्द थोड़ा से लोकतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए। न्याय में पूछा जाता है न्याय कितने प्रकार के, तो आप याद रखना होगा 3 प्रकार के न्याय। न्याय कैसा होगा? सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा और राजनीतिक न्याय होगा। 5 प्रकार की फ्रीडम की बात की गई है। किसकी बात? स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है कि विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता की बात की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और उनमें क्या है, आगे भी दिया, प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने वाली बंधुता, प्राप्त करने वाली क्या है? प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की, हाँ यहाँ देखिएगा, प्राप्त कराने वाली, यहाँ लिखिएगा, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, क्या होगी? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, क्या? बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो गए। अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को
अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्या करते हैं? संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। आपको इस प्रस्तावना याद होनी चाहिए। अगर आप प्रस्तावना अगर याद है तो आप अपनी कोई भी एग्जाम होगा, इसमें से जितने प्रश्न होंगे आप कर लेंगे। जैसे पूछ लिया कि भारत की प्रकृति क्या दर्शाता है, तो आपकी भारत की प्रकृति कैसी हो? लोकतंत्रात्मक, संप्रभु होगा, पंथनिरपेक्ष, सर्कुलर है, और व्यवस्था कैसी राज्य व्यवस्था? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। गणराज है। गणराज का तात्पर्य है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। यहाँ जो होगे चुनाव के माध्यम से, जो भी यहाँ अध्यक्ष होगा वो चुनाव के माध्यम से होगा। चयन किया किसके द्वारा? जनता के द्वारा। लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो आपको याद रखना होगा, ये आपको याद कंठस्थ कर लीजिएगा कि हम भारत के लोग, पूरी प्रस्तावना एक बार आप लोग को याद होनी चाहिए। जैसा कि हम फिर से एक बार बोलते हैं आपको कि प्रस्तावना याद करें। इसमें सर्वप्रथम क्या है सर? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होगा। क्या होगा? दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा क्या किया जाता है? अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना आपको याद होगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अब एक एक करके हम देखते हैं कि जो संविधान सभा के शक्तियों का स्रोत है वो कहाँ पे है और कौन लोग हैं। जैसा कि संविधान बड़ा कौन है? संविधान बड़ा है या जनता? तो आप याद है, जो जिस देश का रहने वाला व्यक्ति है उसी से मिलकर ही संविधान बना है। संविधान के शक्तियों का स्रोत कौन होगा? वो जनता होगी। कौन होगी? हम भारत के लोग। जो संविधान के शक्तियों का स्रोत कहाँ है? यहाँ पे है ना, हम भारत के लोग। यही क्या होंगे? संविधान के शक्तियों का क्या होंगे? स्रोत होंगे। तत्व अभी हम देखेंगे ना, संविधान के तत्व में क्या है? 4 प्रकार के तत्व होते हैं। आइए हम आगे देख ही लेते हैं तत्व। प्रस्तावना के तत्व देखेंगे। प्रेम्बल, एलिमेंट ऑफ प्रेम्बल। प्रस्तावना के तत्व क्या है? प्रस्तावना के तत्व हैं भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। भारतीय संविधान जो है उसकी प्रकृति, उसका नेचर क्या है। सेकंड क्या है? सेकंड है, इसमें देखते हैं संविधान के उद्देश्य, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। संविधान के अधिकार का स्रोत। इधर देखेंगे संविधान का उद्देश्य क्या है। जो हम भारतीय संविधान, उसका उद्देश्य है क्या? आखिर किस उद्देश्य के लिए भारतीय संविधान को बनाया गया और भारतीय संविधान को किस उद्देश्य के लिए अपनाया गया। और छात्र का संविधान लागू होने की तिथि क्या है? संविधान लागू होने की तिथि आपको याद ही होगा, 26 नवंबर 1949 को। ये तिथि संविधान लागू होने की यहाँ नहीं होगा। ये लागू तो होगा, कैसा होगा? आंशिक रूप से। याद रखें, ये जो लागू है आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, क्योंकि पूर्णतः संविधान जो लागू है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 पूर्णतः लागू है। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, क्योंकि कुछ इसके प्रावधान शेष रह गए थे। तो
26 नवंबर 1950 संविधान तो लागू कर दिया, किंतु कुछ प्रावधान इसके बचे हुए थे, उसको 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो हम इसके देखेंगे प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना इससे जानने से पहले दो तीन शब्द देख लेते। प्रस्तावना का जो प्रारूप तैयार किया गया, किस संविधान सभा के सदस्य के द्वारा तैयार किया गया। एग्जाम में पूछता है कि प्रस्तावना का जो प्रारूप है किसके द्वारा तैयार किया, किस संविधान सभा के सदस्य के द्वारा तैयार किया गया था। तो आपको याद रखना होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान के उद्देशिका के जो प्रस्ताव है उसको तैयार किया गया। यहाँ लिखते हैं उद्देश्य, संविधान की जो प्रस्तावना उसको उद्देशिका भी बोलते, याद रखिएगा। उद्देशिका के प्रस्ताव को तैयार कौन किया था। यहाँ कौन से तात्पर्य है, कौन सा संविधान सभा के सदस्य, वो कौन संविधान सभा के सदस्य जो उद्देशिका के प्रस्ताव को तैयार किया था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना होगा, उद्देशिका के प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस उद्देशिका प्रस्ताव को तैयार भी किया था, और उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत या पेश भी किया था। यहाँ से उधर तैयार भी और प्रस्तुत या पेश भी किया था। क्योंकि उस समय संसद नहीं थी, उस समय क्या है, जो संविधान सभा थी वही संसद कहलाती थी। किसके सामने, संविधान सभा के सामने। और यहाँ तिथि भी पूछी जाती, याद रखिएगा, संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका के प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू रखते हैं। अब तिथि याद रखिएगा, तिथि जो होगी, तिथि 13 दिसंबर 1946 को, क्योंकि इससे पहले जब बैठकें हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक, जैसा आप लोग जानते भी होंगे, 9 नवंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और उस संविधान सभा में अध्यक्ष का चुनाव होना होता है। अध्यक्ष का चुनाव उसी दिन कर लिया जाता है, क्योंकि अध्यक्षता तो करनी होती। जैसे भारतीय संविधान पर वर्तमान में भारतीय संसद चलती है ना, तो उसके अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष। जैसे भारतीय संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं, राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ हैं। तो इसी प्रकार से संविधान सभा का संचालन होना था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती। उसी बैठक में बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। किंतु 2 दिन के बाद, 9 दिसंबर को चुना गया, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा को मिल जाता है। यहाँ याद रखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन मिलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हीं को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब संविधान सभा की बैठकें तो जारी हैं,
अध्यक्ष भी अस्थायी मिल गए हैं। तो 13 दिसंबर प्रस्तावना का जो प्रारूप है 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष रखा जाता है। उद्देश्य का प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को रखा जाता है और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी, याद रखिएगा यहाँ लिख लीजिएगा, उद्देश्य का प्रस्ताव को ही 22 जनवरी 1947 को पारित भी कर दिया जाता है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया जाता है, पारित भी कर दिया जाता है। अब ये तो कहानी हुई, उद्देश्य का प्रस्ताव तैयार किसने किया, कब प्रस्तुत किया गया और स्वीकार भी कब किया गया। अब हम देखते हैं कि संविधान के जो अधिकार का स्रोत है, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, कौन होगा? संविधान का जो हमारे भारतीय संविधान उसका जो अधिकार हैं उनका स्रोत कौन सा है, कौन लोग हैं स्रोत? तो जाहिर सी बात है, जिस देश का नियम होगा, जिस देश का कानून कायदा होगा, उसी देश के लोग उसके मालिक भी होंगे। ठीक इसी प्रकार से भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो कौन है? भारतीय लोग होंगे। कौन है? भारत के नागरिक होंगे, भारत की जनता होगी। तो स्रोत कौन होगा? जनता। संविधान के अधिकारों का स्रोत कौन होगा? जनता। कौन सी जनता? भारतीय जनता। प्रस्तावना की पहली लाइन याद करिएगा आप लोग। पहली लाइन क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, इसमें है पहली लाइन यही है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। यहाँ लिखा है ना इंग्लिश में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हिंदी में क्या लिखा है? हम भारत के लोग। तो संविधान के अधिकारों का स्रोत कौन से लोग हैं? तो भारत के लोग ही हैं, भारत की जनता है। कौन है? भारत की जनता है। पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा देखते हैं हम, यहाँ देख लें संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य क्या है? अब संविधान को उद्देश्य देखने के लिए संविधान की प्रकृति पहले देख लेते हैं। पहले उद्देश्य ही दे, उद्देश्य है न्याय देना। और क्या उद्देश्य में है? उद्देश्य में क्या है आप लोग याद करिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या हो, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमें न्याय की बात की गई है। न्याय होगा, क्या मिलेगा? जस्टिस और फ्रीडम, फर्टर्निटी, अवसर की क्षमता और बंधुता लिख लेते हैं। न्याय उद्देश्य क्या है? राज्य व्यवस्था में न्याय का संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता और क्या होगा? समता और बंधुता। राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्देश्य ही है, भारतीय संविधान का उद्देश्य ही है कि न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा बढ़े इत्यादि का भारतीय संविधान का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक है सबके साथ क्या हो? न्याय हो सके। न्याय भी 3 आधार पर हो सके। व्यक्ति का सामाजिक न्याय हो सके, आर्थिक न्याय हो सके और राजनीतिक न्याय हो सके। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि सामाजिक न्याय में क्या होगा? सामाजिक न्याय में जिस प्रकार से व्यक्ति को वो अधिकार मिलने चाहिए जो जिसके लिए वो व्यक्ति बना है, जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल, DPFC, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब क्या है? प्रस्तावना में ये न्याय की बात की है। 3 प्रकार की न्याय की बात करता है।
और जो हमारा प्रस्तावना न्याय तो बात करता है, प्रस्तावना और डीपीएफसी में 2 प्रकार के न्याय की बात करता है। एक आर्थिक न्याय, प्रस्तावना न्याय 3 प्रकार के हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कौन से न्याय हैं, उसमें भी 2 प्रकार के हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के हैं, डीपीएफसी में 2 प्रकार के हैं। कौन से? सामाजिक और आर्थिक। और प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार में कौन से हैं? तो मौलिक अधिकार में जो है राजनैतिक, कैसे हैं? राजनैतिक न्याय की बात करता है फंडामेंटल। तो एग्जाम में पूछता है कि, एग्जाम में दे देगा प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में कौन से तत्व समान हैं। तो आप न्याय में 2 न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय, जो इक्वल हैं। और फिर पूछ लगा क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार और प्रस्तावना में कौन से न्याय समान है। तो आपको याद होगा राजनीतिक न्याय। राजनैतिक न्याय से तात्पर्य है जैसे आप मतदान में भागीदार बनते हैं, जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है वो अपना मतदान कर सकता है, वो मत देने का अधिकार होगा। वो कैसा न्याय होगा? तो होगा वो राजनैतिक न्याय। आर्थिक विषमता दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए कैसा न्याय होगा? वो ये होगा कि ये आर्थिक न्याय होगा। क्या कैसा न्याय होगा? आर्थिक न्याय होगा। असमानता दूर करने के लिए कैसे होगा? सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी समाजवादी न्याय पढ़ेंगे कि मार्क्सवाद का समाजवाद क्या है और गांधीवादी का समाजवाद क्या है, इसमें देखेंगे। और भारतीय प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान किस समाजवाद की तरफ झुकाव लिए है, ये भी देखेंगे। तो आशा करते हैं ये तो चीज़ें संविधान का उद्देश्य समझ में आएगा। अगर पूछ लिया क्वेश्चन में तो आप क्या उत्तर देंगे? संविधान का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है, आप याद रखें, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व इत्यादि। अब देखते हैं प्रकृति क्या होगी। इसको हम मिटाना चाहेंगे। आप लोग इसको लिख लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचर क्या है? नेचर, उसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति भी देखनी पड़ेगी। प्रकृति में क्या है? प्रस्तावना की पहली लाइन याद करिए आप लोग। हम भारत के लोग भारत को कैसा? भारत को एक संप्रभुत्व, कैसा? संप्रभु, 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 समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तुमक, और क्या होगा? 5वां क्या है? गणराज्य, गणराज्य। तो क्या होगा? संप्रभु, संप्रभु जैसे ना कि इसमें प्रस्तावना पहले लाइन क्या है? हम भारत के लिए, भारत के एक संपूर्ण, संपूर्ण, पूर्ण, संपूर्ण, संप्रभुत, संप्रभुत, संपन्न, लाइन यही है ना? संपूर्ण, संपूर्ण, क्या है? प्रभुत्व, संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, संपन्न, यही तो है पहले ना, इसी को हम संप्रभु बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? अर्थ यही है
संप्रभु का तात्पर्य यही है, ऐसी शक्ति भारत में निहित होगी, भारत ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा, न वो किसी की तरफ झुका होगा, न वो किसी का उपनिवेश होगा, न तो वो अपने निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के कारण वो कोई निर्णय नहीं ले सकता या निर्णय पलट नहीं सकता। भारत के पास अपनी खुद की स्वयं की शक्ति है। इसका तात्पर्य संप्रभु क्या तात्पर्य? संप्रभु का तात्पर्य यही होता है कि निर्णय लेने में जो भी निर्णय नीतियां बनेगी भारत के लोगों के द्वारा बनेगी। भारत अपने निर्णय लेने के लिए खुद सक्षम है, इस पर किसी का दबाव नहीं है, कोई बाहरी या कोई आंतरिक। इससे तात्पर्य है कि अब हम इतनी हमारे पास इतनी ताकत है, हम किसी को ओपिनियन, अब क्या है, डोमिनियन नहीं है। वर्तमान में भारत क्या है, डोमिनियन नहीं है, उपनिवेश नहीं है, उपनिवेश नहीं है। आज़ादी से पहले हम उपनिवेश हुआ करते थे, किसके? ब्रिटिश के। 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत जो संप्रभु ताकत न रखते हुए क्या था, वो डोमिनियन स्टेट था। कैसा स्टेट था? डोमिनियन, उपनिवेशिक राज था। हम पर किसी का दबाव था, हमारी शासन प्रणाली किसी के दूसरे हाथ में थी, किसी दूसरे के हाथ में थी, हमारे पास नहीं थी। जितने भी कार्य संचालन होते थे तो किसी दूसरा यहाँ करता था, हमारे पास कोई शक्ति ऐसी नहीं थी। किंतु आज़ादी के बाद हमारे पास, जब हमारा संविधान हमारे बनकर तैयार हुआ, हमारे पास अपना संविधान हुआ, हम अपने निर्णय नीतियाँ स्वयं बनाएंगे, स्वयं निर्णय लेंगे, हम पर किसी का दबाव नहीं होगा। अब हम अपने किसी भी अधिकार क्षेत्र पर हम दावा कर सकते हैं, किसी बाहरी कोई भूमि पे किसी भूमि पे अधिग्रहण कर सकते हैं। हमारे पास यह शक्ति है, दावा ठोक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद की शक्ति है। हम पर कोई बाहरी शक्ति या कोई विदेशी शक्ति या कोई आंतरिक कोई ऐसा संगठन हो कि आंतरिक शक्ति हो, वो हम पर दबाव डालता हो, उसके दबाव में आकर हम निर्णय लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे पास खुद हम संप्रभु हैं, हमारे पास ताकत है खुद के निर्णय लेने की। आशा करते हैं यह शब्द समझ में आ जाएगा। समाजवादी, समाजवादी से तात्पर्य है, समाजवादी से तात्पर्य है कि संपदा मतलब संपत्ति, गरीबी उन्मूलन, यहां लिखिएगा, गरीबी उन्मूलन की बात करता है, असमानता को दूर करने की बात करता है, असमानता को दूर कहने का तात्पर्य है ऊंच नीच की जो भावना है, गरीबी अमीरी की जो भाव, उसको दूर करने की बात कौन करता है? समाजवादी करता है। समाजवादी का तात्पर्य है गरीबी मिटाना, लोगों को समान अवसर प्रदान करना, जो जिस वर्ग से आता हो, जो पीछे रह गया हो, उसके समतलीकरण किया जाए। वो विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, क्योंकि जो पीछे छूट गया हो उसको बराबर लाने के लिए हमें कुछ छूट भी देनी पड़ी, जैसे आरक्षण की व्यवस्था है। कोई वर्ग काफ़ी सालों से वंचित रहा हो, उसे मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिससे समतलीकरण हो सके, सभी का समान विकास हो सके, तो समाजवादी ये कहता है। पंथ निरपेक्ष, मूल संविधान जब बनकर तैयार था, 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, पूर्णतः जब लागू है 26 जनवरी 1950 को, तो मूल संविधान में जो हमारे कुछ शब्द नहीं थे। जब 73वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान 1976 में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, क्योंकि इससे पहले 1960 में बेरुवारी का केस आता है,
तो उसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग ही नहीं मानता। वेरू आदि का 1960 का केस है। 1960 में वेरूवाड़ी का केस आता है। इसमें कहा गया कि निर्णय दिया गया कि संविधान में जो प्रस्तावना वो संविधान का भाग ही नहीं है। तो संविधान का भाग नहीं है अगर, तो कोई भी चीज अगर भाग नहीं है तो कैसे संशोधन किया है? तो संविधान में संशोधन नहीं सकता। किंतु 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद आता है। उसमें एक प्रस्तावना को माना जाता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, प्रस्तावना उद्देश्य का जो है संविधान का अंग है। अगर अंग है तो संविधान में संशोधन भी हो सकता है। यह केशवानंद भारती के केस में कहा गया संविधान में प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। प्रस्तावना जब संविधान का अंग है तो संशोधन भी हो सकता है। इस केस के उपरांत संविधान में 42वां अमेंडमेंट होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। उसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। जो 3 शब्द आपको याद रखना होगा, एक शब्द है समाजवादी और दूसरा क्या है? धर्मनिरपेक्ष के स्थान पे पंथ निरपेक्ष। क्या है? धर्म निरपेक्ष के स्थान पे पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और एक शब्द है अखंडता जुड़ता है, अखंड। ये 3 संशोधन होते हैं, 3 शब्द जोड़ा जाता है। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। वही पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था, तो 3 शब्द जोड़े गए थे। उससे पहले ये शब्द नहीं थे और अखंडता जोड़ा गया था। इसी को 42वां संविधान संशोधन 1976 की क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी संविधान भी, क्योंकि 3 शब्द जुड़े तो उसे मिनी संविधान भी बोल दिया गया। याद रखिएगा ये 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन्हीं 3 शब्द को जुड़ने से इसी को 42वां संविधान संशोधन 1976 की मिनी संविधान बोल दिया गया। आगे देखते हैं लोकतंत्रात्मक। अच्छा, पंथ निरपेक्ष बचा है। आशा करते हैं तो समझ में आ गया होगा। हम पंथ निरपेक्ष देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष है भारतीय नागरिकों की अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। इसका तात्पर्य क्या है? नागरिकों को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। कैसी आज़ादी है? पूरी आज़ादी है। कोई भी धर्म हो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, मान सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और सरकार क्या करेगी? इसमें समान संरक्षण सभी को देगी। कहने का तात्पर्य, सरकार के पास अपना कोई कानून है, धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्मों का सम्मान करेगी और समान संरक्षण प्रदान करेगी। इसीलिए अनुच्छेद, मौलिक अधिकार आप लोग पढ़े होंगे तो जानते हैं, मौलिक अधिकार में एक अनुच्छेद भी जोड़ दिया गया 25 से 28। यही व्यवस्था की गई कि प्रत्येक नागरिक अपने धर्म को मान सकता है, आस्था रख सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, इबादत कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। और सरकार क्या करेगी? राज्य क्या करेगी? सबको समान संरक्षण देगी। उनके मानने, प्रचार प्रसार करने के लिए समान संरक्षण, सुरक्षा प्रदान करेगी। कौन करेगा? राज्य करेगा। ये तो समझ में आ गया। अब शब्द बचे हैं लोकतंत्रात्मक, देख लेते हैं। लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य ये 2 प्रकार से बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है लोकतंत्रात्मक। लोक प्लस तंत्र से।
ये दिख रहा होगा कि नहीं आप लोग को, नीचे ज़्यादा नहीं हो रहा, देख लेते हैं। दिख नहीं रहा है तो हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। हम इधर देख लेते हैं, लोकतंत्रात्मक को देख लेते हैं। लोकतंत्रात्मक में दो शब्द से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र से, लोक प्लस तंत्र से, लोक प्लस तंत्र से। इसका तात्पर्य क्या है? लोगों का तंत्र, लोगों की व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था या लोगों का शासन या जनता का शासन, जनता का शासन। अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुए जिनका नाम आप लोग जानते हैं, सुने होंगे, अब्राहम लिंकन। उनका एक कोट है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो एक सब कोट उनका है, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोकतंत्र किसे कहते हैं, उनका स्टेम है, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाया गया तंत्र लोकतंत्र कहलाता है। तो इसमें कहा जो तंत्र, जो व्यवस्था चलेगी वो किसकी हो? लोगों की व्यवस्था होगी, जनता की व्यवस्था होगी। जनता अपने मनपसंद का प्रतिनिधि के माध्यम जो लोकतंत्र में लोग भागीदार बनेंगे, जो प्रशासन चलाएंगे, उनके ही प्रतिनिधि के रूप में वो काम करेंगे। लोकतंत्र भी दो प्रकार के होता है, याद रखिएगा। लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति होगा वो सीधा का नाम है शासन में भाग लेगा, प्रशासन में सीधा भाग लेगा। किंतु अब जैसे याद रखें, जैसे स्विट्जरलैंड के संविधान में है, स्विट्जरलैंड में जनता अपनी कोई भी योजना बनानी हो, कोई नीतियाँ बनानी हो तो सीधा भाग लेती है। वहाँ के लोग प्रशासन भाग लेंगे, जनता से राय मशवरा भी करते हैं सीधा, डायरेक्टली। तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। कैसा है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष से क्या तात्पर्य है? क्योंकि यहाँ जो प्रशासन व्यवस्था जो है, शासन की जो व्यवस्था है, संसदीय जो प्रणाली है, वो कैसी है? क्योंकि जनता डायरेक्ट तो जाती नहीं किसी प्रशासन भाग लेने के लिए, वो अपना क्या भेजती है? प्रतिनिधि कैसे होंगे? जब चुनाव होता है तो अपने प्रतिनिधि को जनता चुनती है, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दुख दर्द इत्यादि को कोई सुझाव हो उसको का नाम है प्रशासन में पहुँचाने के लिए कहती है। तो उनके प्रतिनिधि के द्वारा वहाँ पे जाकर नीतियाँ बनाना, नीतियाँ निर्माण करना, कोई सुझाव हो उसको देना, संसद के सामने रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोकसभा के चुनाव में लोग क्या कहते हैं? अपने एमएलए को, एमपी को चुनते हैं। एमपी का तात्पर्य है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से तात्पर्य सांसद। विधानसभा के चुनाव में विधायक को चुनते हैं। विधायक को चुनने के बाद अपने करने में प्रतिनिधि रूप में सदन में भेजते हैं, उनके दुख दर्द, उस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उसका वहाँ पे जाकर निवारण करवाते हैं। यही तो होते हैं। खुद ना जाकर अपना प्रतिनिधि भेजना ही ये होता है कि हमारी बात पहुँच गई जनता में, प्रशासन चलाने वाले के बीच में हम जनता की बात पहुँच गई। किसके माध्यम से? प्रतिनिधि के माध्यम से। ऐसा है, समझते हैं, किसी भी जगह इन्विटेशन आया, निमंत्रण आया, तो जब निमंत्रण आता है तो परिवार के जो मुखिया होते हैं उन्हीं के नाम पे आता है। तो कभी कभी मुखिया ना जाकर अपना कोई प्रतिनिधि भेज देते हैं, या अपने पुत्र को या सुपुत्र किसी को भेज देते हैं कि अमुक न्योता, वहाँ पे अमुक निमंत्रण जो है उसका न्योता लिखवा के, या उनके यहाँ सेलिब्रेशन है तो आप जाइए, तो उनको अपना प्रतिनिधि के रूप में भेज देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी है।
जनता स्वयं कर्म है, लोग प्रशासन में भागीदार न बनकर अपना पत्नी भेज देती है, पत्नी के माध्यम से दुख दर्द को अपना पहुंचवाती है। तो आशा करते हैं लोकतंत्र भी समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ लिखेगा भारत, भारत कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसे ही बोलते हैं भारत की जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था की बोलते हैं। एक शब्द हो सकता है याद करिएगा, आ जाए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। भारत की कैसी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट नहीं। अब एक शब्द बचा है गणराज। गणराज, गणराज भी देख लेते हैं। गणराज से तात्पर्य है कि जो भी राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति होगा वो क्या होगा? वो चुनकर नहीं आएगा, वो वंशगत न होकर वो चुनकर आएगा। कैसा होगा? कहने का तात्पर्य कोई महाराजा राजा, जैसे पहले 1947 से पहले की जो व्यवस्था थी, जब वो प्राचीन काल में आप देख लीजिए या मध्यकाल में देखेंगे कि कभी बाबर का न है गद्दे संभालता, प्रशासन संभालता था, फिर उसके बाद उसका लड़का संभालता, फिर उसका लड़का। ठीक है, जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत के पास अपना संविधान हुआ। यहाँ पे कैसे राज की व्यवस्था की? गणराज। गणराज का तात्पर्य है जो अध्यक्ष होगा वो कैसा होगा? जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो चयनित होकर आएगा। कैसा होगा? चुनाव चुनकर आएगा। राष्ट्र का अध्यक्ष कैसा होगा? राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा वो कैसा होगा? चुनाव के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से आएगा। कहने का तात्पर्य राजा का बेटा राजा का नहीं होगा। यहाँ राजतंत्र नहीं है, यहाँ गणतंत्र है, लोकतंत्र है। राजतंत्र में ही राजा का लड़का राजा बनता है, गणतंत्र में ऐसा नहीं है। गणतंत्र में चुनाव के माध्यम से, जैसे भारत का राष्ट्रपति क्या है? चुनाव के माध्यम से आते हैं कि नहीं? कि इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, वर्तमान में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी तो उनका चयन भी तो हुआ चुनाव के माध्यम से। और चुनाव जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का तात्पर्य है कि जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव करता है। आपके प्रतिनिधि के, आपके एमएलए होंगे, आपके एमपी साहब होंगे, वही इनको तो चुने हैं। तो यहाँ कैसे है? लोग गणराज तात्पर्य है जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो होगा चयनित होगा, चुनाव जीत कर आएगा, न कि उसको वंशागत के तौर पर रख दिया जाएगा। तो भारत की प्रकृति तो आपको लोग को समझ में आ गई होगी। संविधान लागू हुआ तो वो भी समझ में, ये चीज़ें तो हो गई। संविधान के तत्व भी देख लेते हैं। संविधान के तत्व, न्याय भी हो गया। अब बच्चा है, अब एक करके हम देखते हैं। प्रस्तावना के तत्व तो हो गए। जैसा कि लोकतंत्र, गणराज, इस सब शब्द को हम लोग देख लिए थे। अब देखेंगे ना, जो न्याय की बात किया गया है कि जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं, 3 प्रकार के जस्टिस की बात करता है। 3 टाइप्स जस्टिस, टाइप ऑफ जस्टिस कितने होंगे? 3 होंगे। अभी कैसा होंगे? सोशलिस्ट हो जाएंगे, इकोनॉमिस्ट, और तीन शब्द होंगे। एक होगा सामाजिक, एक होगा आर्थिक, एक होगा राजनीतिक। न्याय की बात करता है। न्याय कैसा होगा? न्याय से तात्पर्य है प्रत्येक नागरिक के साथ उसके जाति क्या है, उसका वर्ग क्या है, उसका धर्म क्या है, किस पृष्ठभूमि से आता है, इस सब को मना ही करता है। इस सब से अगर कोई व्यक्ति कहता है, यहाँ लिखा है प्रत्येक नागरिक उसकी जाति, धर्म, लिंग, यहाँ जाति से तात्पर्य वो किस जात का है, किस धर्म का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई है, लिंग के आधार पर महिला है या पुरुष,
महिला है या पुरुष, महिला है या पुरुष। यहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जाति, कौन सा जाति, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या शेड्यूल कास्ट से आता है, इसके आधार पर भेदभाव करने से मना करता है। इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, न्याय होगा, सभी के साथ होगा न्याय। न्याय भी किस प्रकार से होगा? 3 प्रकार से न्याय होगा, न्याय भी दिलाया जाएगा। न्याय, ये शब्द याद रखिएगा, सीक्वेंस भी आता है पूछने का, इस सीक्वेंस लगाने को भी आता है, याद रखिएगा जो बोल रहा हूँ। तो आप लोग क्रम से लगा लीजिएगा, यही ऊपर लिख दे रहा हूँ। न्याय कैसा होगा? सामाजिक होगा। कैसा? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय से असमानता, आर्थिक असमानता को दूर करना, गरीबी को हटाना, लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यही समाजवाद है। और समाजवाद से तात्पर्य भी है कि समाज में जितने भी जो वर्ग पीछे रह चुका हो, जो वंचित तबका हो, उसको समाज की मुख्य धारा में लाकर कुछ विशेष उपबंध करके संविधान में उसको सभी के साथ न्याय बराबर करके ही न्याय दिया जाएगा। सभी एक दूसरे बराबर हो सके, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। दूसरा है, यही सीक्वेंस याद रखिएगा। सीक्वेंस से पूछेगा कि समाजवाद पहले आएगा कि आर्थिक आएगा कि राजनीतिक, तो दूसरा है आर्थिक रूप से न्याय दिया जाएगा। कैसे? आर्थिक रूप से। तीसरा है राजनैतिक रूप से न्याय। बात 3 प्रकार की प्रस्तावना में न्याय की बात की गई, तो 3 शब्द आप लोग याद रखिएगा। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है, जैसे वोट देने का अधिकार आपका है, आप 18 साल के हैं, आपको वोट देने का अधिकार है। कैसे है? वोट देने का अधिकार है। और शिक्षा पाने का अधिकार भी है। शिक्षा पाने का अधिकार कैसा है? राजनीतिक अधिकार भी है। ये राजनीतिक शिक्षा सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक, दोनों प्रकार से हैं। जितनी सरकार की योजनाएं हैं वो क्या होंगे? सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएंगी। योजनाएं पाने का हकदार, पाने का अधिकार। आर्थिक रूप से गरीबी दूर करना, गरीबी दूर करना, असमानता को दूर करना, आर्थिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाना, उसकी जो गरीबी उसे दूर किया जाए, यही आर्थिक न्याय हुआ। अब आया है 3 टाइप के जस्टिस होते हैं आपके एग्जाम में क्रम लगाने का। अब एग्जाम में जो इतने भी पूछते हैं उसमें आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछता है। अब वो फैक्ट ना पूछ कर वो सिद्धांत पूछता है। आप थ्योरी पढ़े हैं, आपको थ्योरी में पता है क्रम क्या है, कोर्ट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ जाएगा। तो याद रखिएगा, जब पूछ लेगा सामाजिक न्याय प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय की बात की है वो उसको कालक्रम में लगाइए। कहने का तात्पर्य वो क्रम वाइज लगाइए, किस क्रम में। जैसे अब पूछ लिया कि अब एक क्रम दे दिया, पहले आर्थिक दे दिया, फिर आपको दे दिया राजनीतिक, और फिर समाजवादी दे दिया। अब इसी कहेगा कल क्रम में लगाइए। अब आपको सीक्वेंस पता होगा, न्याय तो पता है कि 3 प्रकार के न्याय हैं। न्याय तो आपको आते हैं कि आप पढ़ लिए तो रट लिए, हो गए न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तो क्रम है। अब ऐसे उल्टा, अब ऐसे याद कर लीजिए कि राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय कालक्रम लगाने को दे दिया एग्जाम में। आप तो पढ़े हैं प्रस्तावना, आपको आती भी है, कालक्रम नहीं पता है, उसका सीक्वेंस नहीं पता है तो गड़बड़ा जाएंगे। अब ऐसे ही दे दिया तो आपका सीक्वेंस लगाने का, अगर प्रस्तावना सीक्वेंस से याद किए हैं तब तो आप कर ले जाएंगे। अगर केवल यही पता है प्रस्तावना में 3 प्रकार न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तब तो लिख जाएगा। अगर पहले आप आर्थिक लगा दिए, दूसरे पे राजनीतिक रख दिए,
तीसरे पे कहीं जाके समाजवादी रख दिया, तब तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्रम, एग्जाम में क्रम लगाने पूछेगा तो एक क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले आएगा, याद रखिए, सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक। जस्टिस हो गया। अब देखेंगे हम लोग लिबर्टी, स्वतंत्रता क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। प्रत्येक नागरिक कैसे सोचे, किस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करे, अपने विचारों का किस तरह अमल करे, इस सब पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। स्वतंत्रता कैसी है, कोई भी नागरिक है किस प्रकार से सोचता है, अपनी बातें प्रस्तुत करता है, लोगों के सामने अपने विचार प्रकट करता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगी। कैसी पाबंदी, अनुचित पाबंदी नहीं लगाएगी। एक शब्द याद रखें, बहुत अच्छी बात लगी, कोई अनुचित पाबंदी नहीं लगाया जाएगा, बेकार के नहीं। आप कुछ आपका अधिकार है, राइट टू वोट देने का, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पाने का, तो इस सब से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक का अधिकार है पाने का, वोट देने का, मतदान करने का, शिक्षा पाने का, घूमने फिरने का, अच्छे स्वास्थ्य की, ये सब आपके अधिकार हैं, ये स्वतंत्रता है आपकी। इस तरीके से कोई पाबंदी लगाने के बाद संविधान में ऐसी बात नहीं की गई। अगर कोई ऐसे लगाता है तो आपका सुरक्षा आपको दी गई, आपके पास मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, आपको संरक्षण दिया जाता है, आप कोर्ट जाके अपने इस अधिकार को मनवा सकते हैं। तो अनुचित पाबंदी नहीं लगाएगा, अनुचित नहीं लगाएगा। हाँ, उचित पाबंदी लगाई जा सकती है। उचित पाबंदी से तात्पर्य है उचित पाबंदी से तात्पर्य है जब आपातकाल का समय चल रहा हो तो जो प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी अनुच्छेद 359 के तहत वो निलंबन कर दिए जाएंगे। उस समय तक जब राष्ट्रपति शासन चल रहा तब तक है ना वो निलंबन रहेंगे। उचित पाबंदी कब लगाइएगा, जब राष्ट्र की एकता की बात होगी, राष्ट्र की अखंडता की बात होगी, तो उचित पाबंदी रहेगी। आप पता है चला कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है, किसी देश से युद्ध चल रहे हैं, उस समय आप अपनी आज़ादी मांगेंगे तो ये उचित नहीं होगा ना, उस समय उचित पाबंदी लगाई जाएगी। तो उस समय आप पे पाबंदी लगेगी। लेकिन नॉर्मल समय में कोई अनुचित पाबंदी आप पे नहीं लगाएगी। आपका बोलने सोचने का अधिकार है, आपकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता भी याद रखिएगा 5 प्रकार की होती है, एकदम क्रम से रखिएगा, क्रम से याद कर लीजिएगा। क्रम लगाने को पूछता है तो क्रम से एकदम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछता है। वो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले होगा विचार, एकदम क्रम से लगाएंगे। विचार सबसे पहले आएगा, विचार पहले नंबर पे विचार आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा विचार। अब क्या आएगा, अभिव्यक्ति, बोलना, एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्ति। तीसरे पे क्या होगा, विश्वास। तीसरे पे होगा विश्वास। चौथे पे याद रखिएगा धर्म। आप लोग इसको पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 तो पढ़े होंगे। अनुच्छेद 19 में ये सब बातें है ही है, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, किस धर्म का मानेंगे, किसका प्रचार करेंगे। चौथा क्या है, चौथा धर्म हो गया। 5वां उपासना, आस्था की बात करता है, उपासना, वर्कशिप, उपासना, इसे इंग्लिश बोलते हैं वर्कशिप, वर्शिप इसे बोलते हैं इंग्लिश में वर्कशिप, वर्शिप क्या बोलते हैं, वर्शिप बोलते हैं। अब विश्वास, फेथ की बात करता है। तो आप लोग इस क्रम में स्वतंत्रता तो जानेंगे। स्वतंत्रता क्या है, प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, उस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं लगाई जाएगी।
तो आप जैसे स्वतंत्रता की बात है, भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 19 से 22 भी 19 से 22 यही कहता है व्यक्ति की लाइबिलिटी होगी, स्वतंत्रता होगी, घूम सकता है, आ जा सकता है, अपने विचार रख सकते हैं, और किस धर्म में किस कौन से पूजा पाठ करना उसकी व्यक्तिगत बात है, वो करेगा। तो ये चीज़ें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, लाइबिलिटी की बात करता है। 5 प्रकार की याद रखिएगा, क्रम वाइज याद कर लीजिएगा। अक्सर एग्जाम से अब जब एग्जाम में पूछेंगे तो क्रम वाइज पूछा जाएगा, याद करिएगा। क्रम से लगाने का आएगा तो आपको अगर प्रस्तावना याद है, सीक्वेंस भी याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी प्रस्तावना याद होती है, प्रस्तावना हमने तो याद कर ली तो उसमें हम ऐसे याद कर लेते हैं कि 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता की बात करते। हाँ भाई, ये बात तो सही है, किंतु हमें सब कुछ आता हुआ, अगर सब कुछ आ ही रहा है, आने के बाद अगर हम एग्ज़ाम हॉल में उस क्वेश्चन को, उस पढ़ी हुई चीज़ को ना कर पाएँ तो ये बहुत निंदनीय है। क्या है? निंदनीय है। क्योंकि जिस पे हम मेहनत किए, जिस पे समय दिए, वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व ना हो पाए और वो एग्ज़ाम हॉल में मिस हो जाए, तो मिस होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? यही होता है। आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट होता है जी, उसको करना है ध्यान में रख के पढ़ा जाता है। तो कॉन्सेप्ट यही कि जब हम पढ़ रहे हैं जस्ट 3 प्रकार की, तो हमें क्रम वाइज याद करना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब हमें लाइबिलिटी की बात की, 5 प्रकार की लाइबिलिटी कितनी? 5 प्रकार की। अब लाइबिलिटी में 5 प्रकार की यार क्या होगा? जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। अब 5 याद हैं, इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब हम विचार, अभिव्यक्त कर दिए, विश्वास को हम ले जाके लास्ट में कर दिए, धर्म को पहले कर दिए, उपासना को पहले कर दिए, विश्वास को ले जाकर लास्ट में कर दिए, या अभिव्यक्त को एकदम लास्ट में रख दिए या तो बीच में ले जाकर रख दिए, तो इस सीक्वेंस से गड़बड़ा जाएगा। सीक्वेंस गड़बड़ाने का मतलब है कि ये एग्जाम हॉल में पेपर गड़बड़ाना। तो इसीलिए मैं 2 बार बचा चुका हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम प्रस्तावना ऊपर लिखे ही थे तब भी उसकी चर्चा कर लिए थे, सीक्वेंस भी बताए थे क्या कहता है, क्या चीज़ें हैं, और इसलिए दोबारा उसके एक शब्दों की व्याख्या करते हुए अब सीक्वेंस के साथ चल रहा हूँ, ताकि आप लोग को यहाँ से उद्देश्य से जो भी प्रश्न आए आपके छूटे ना। स्वतंत्रता की हो गई। अब समता, इक्वलिटी की बात करता है। इक्वलिटी कैसे होगी? इक्वलिटी की बात करता है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता याद करिएगा, आप लोग पढ़े होंगे तो याद है क्या? अनुच्छेद यहाँ रखिए, यहाँ न्याय की बात करती है ना, न्याय प्रस्तावना प्लस कहाँ दिया है याद करिएगा, मौलिक अधिकार, यहाँ पे बताते चले सब, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब यहाँ पे एक बात और याद करिएगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय किसमें की गई है? प्रस्तावना प्रियम्बल प्लस डीपीएसपी की बात की गई है। जस्टिस जो है 2 प्रकार का, हाँ, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में और डीपीएसपी। राजनीतिक न्याय कहाँ की बात की गई है? प्रियम्बल प्लस फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में। याद रखिएगा चीज। लाइबिलिटी आर्टिकल आपको याद ही होगा, मौलिक अधिकार 19 से 22 तक का उल्लेख है। इक्वलिटी अनुच्छेद 14 ही पढ़े होंगे। देखिए आप लोग पूरी संविधान की, इसीलिए इसको परिचय पत्र कहा जाए। सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जा रही है, पूरे संविधान में जो बातें लिखी गई है उसे, इसीलिए इसको भूमिका बोलते हैं, भूमिका बांधती है। उस देश का क्या है? संविधान का सार है, इसलिए परिचय पत्र कहते हैं। आपको देखिए न्याय का पूरा मिल गया, न्याय स्वतंत्रता भी पूरी आ गई आपको, मौलिक अधिकार में जो मिले हैं। इक्वलिटी की भी बात कर ली है। इक्वलिटी आपको याद ही होगा, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इक्वलिटी की बात करता है? 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14। इसमें कहा गया कानून की नज़र में या कानून के समझ सभी लोग समान हैं। कानून की नज़र में या कानून के सामने सभी लोग समान हैं।
पहले से चली आ रही असमानताओं, पहले से चली आ रही सामाजिक असमानता को समाप्त हो करना। समता क्या कहती है? समता ये कहती है सभी लोग कानून की नज़र में समान है, कानून के सामने सब बराबर है। जो पहले से चली आ रही असमानता है उसको दूर करने की बात करता है। और सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। कैसा? समान अवसर। अवसर कैसा होगा? समान अवसर। और प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की समानता है, अवसर की और प्रतिष्ठा की। यहाँ लिखिएगा, अवसर, अवसर, अवसर और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की बोलते हैं हैसियत, बोलते हैं सीयत। याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी प्रतिष्ठा ना देके हैसियत भी पूछ लेता है। तो कानून की नज़र में सब समान है, पहले से जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करने की बात करता है। प्रस्तावना ही कहती है समता, समता कहते हैं। और सरकार ऐसे अवसर भी उपलब्ध कराए, अगर कोई पिछड़ापन है, वंचित आ गया, तो ऐसे सुविधाएं दीजिए, ऐसा अवसर उपलब्ध कराए जिससे नागरिकों को पिछड़ेपन का जो शिकार है उस पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। आपको समता भी समझ में आ गई होगी। बंधुता, 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 बंधुता नागरिक यहाँ पे दी गई। तो आप लोग बंधुता की भी एक झलक देखते होंगे जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसी समय सरदार सरोवर सिंह की सिफारिश पर एक नया भाग जोड़ा जिसका नाम है 4 या 4A। उसी में फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है। 51 में, अनुच्छेद 51 में क्या गई? फंडामेंटल ड्यूटी की बात है, मौलिक कर्तव्य में। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत बंधुता की बात की गई है कि बंधुता बढ़ाने, भाईचारा बढ़ाने की बात की गई है। तो यहीं पे कहा गया हम सभी ऐसा आचरण करें, हम सभी ऐसा व्यवहार करें, ऐसा व्यवहार करें जैसे हम एक परिवार के सदस्य हों। हम कैसा व्यवहार करें? हम ऐसा व्यवहार करें जैसे हम एक परिवार में रहते हों। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे से कम ना समझे किसी को, सब एक दूसरे के बराबर हों। भाईचारा बढ़ाना चाहिए, बंधुत्व की भावना विकसित करनी चाहिए, जो कि मौलिक कर्तव्य यही कहता है। और प्रस्तावना भी हमारी यही कहती है, बंधुता, कि हम ऐसा आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें, कोई व्यक्ति अपने आप को हीन ना समझे, भाईचारा बढ़ानी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यही नाम है ऐसा माने कि हम एक परिवार में रहते हैं। ये चीज़ें समझिए। अब आपके क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप इसको याद रखिएगा अच्छे से, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीक्वेंस में बता दिया गया है कि आप कैसे याद करेंगे, और एक दिन सीक्वेंस लगा दिया गया है जिससे आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी प्रश्न आए छूट ना पाए, छूट ना पाए।